नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पैरेट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर। एनसीईआरटी की विज्ञान की बुकें, जिसके अंदर बात कर रहे थे कक्षा 6 के 4 चैप्टरों के ऊपर हमने बात कर ली है। अब कक्षा 6 की साइंस की बुक के 5वें चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। किस प्रकार से पदार्थों को अलग करते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं और पदार्थों को अलग क्यों करते हैं, आज इसके ऊपर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज इसके मुख्य बिंदु के ऊपर ही हम बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा होने के कारण लंबा भी हो सकता है, इसलिए आज हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों के ऊपर। ये क्रियाकलाप और इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी इनको आप देख लेना। बात करते हैं इस टेबल के ऊपर। क्या है टेबल का मतलब? टेबल के अंदर दिया जा रहा है हम पदार्थ को पृथक क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं हम पदार्थों का पृथक्करण। बात करते हैं पृथक्करण के प्रक्रम, कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं, इसके जो इन तीनों बिंदुओं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चावलों से पत्थरों को पृथक करना, इसका उद्देश्य होता है दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। इसके अवयवों का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और जो हमारे काम की चीजें हैं या लाभदायक चीजें हैं उनको हम रख लेते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह उद्देश्य थे, ये अवयव थे, इनके ऊपर हम बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं हम पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। इन विधियों के अंदर 1 नंबर पर आती है हस्तचयन, हैंड स्केपिंग, यानी हाथ से किसी चीज को चुनना, वह हस्तचयन कहलाता है। हाथ से हम कंक्रीट जो ठोस पदार्थ हैं इनको जो हाथ से अलग कर लेते, तो ये हस्तचयन विधि कहलाती है। हस्तचयन विधि, हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसा अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि होती है। तो हस्त विधि के द्वारा गेहूं, चावल, दालों आदि के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उनको इस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं थ्रेसिंग। दोस्तों, थ्रेसिंग का काम होता है, जैसे अनाज होते हैं, अनाज की बालियों से अनाज के दानों को अलग करने की जो विधि होती है वह होती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, आपने खेत खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपक के होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न के कणों की संख्या कल्पना कीजिए। कृषक अन्न कणों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे अलग करता है। डंडियों से अन्न कणों या अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। तो जो डंडियों के अन्न कण होते हैं, अनाज को पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों थ्रेसिंग, जिसके द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। किसान थ्रेसिंग के अंदर किसी बड़े से पत्थर के ऊपर अनाज की जो बालें होती हैं उनको पीट पीट करके भी बीजों को अलग करता है बालियों से। आगे बात करते हैं हम निष्पावन। जब इसको तोड़ते हैं दोस्तों, तो ये निस प्लस
पवन के रूप में टूटता है। अर्थात जिसको ऐसी अशुद्धियां जिनको हवा के माध्यम से पृथक किया जाता है या पृथक्कृत करते हैं तो उसको निष्पावन कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं निष्पावन के ऊपर। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल होती है, वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। अर्थात किस प्रकार से कि दोस्तों वायु के द्वारा जिन पदार्थों को अलग किया जाता है तो उस प्रकार की विधि को निष्पावन विधि कहते हैं, जिसके अंदर हवा के माध्यम से पदार्थों के अवयवों को पृथक किया जाता है। निष्पावन का उपयोग पवन और वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इसी विधि द्वारा हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करते हैं। तो ये निष्पावन विधि के द्वारा है जो इस प्रकार से अलग किया जाता है। ये लेडीज है और ये है जो हवा के झोंकों के अंदर इस अनाज को अलग कर रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों चालन विधि के द्वारा। चालन विधि के द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। चालन के अंदर होता है कोई भी द्रव और कोई भी ठोस या कोई, इनको है जो चालन विधि के अर्थात किसी बारीक चालनी या मोटी चालनी के माध्यम से है जो इनको अलग किया जाता है। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है तो हमें उपस्थित चकोर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं और इससे आटा डालते हैं। आटे के कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में ही रह जाती हैं। प्राय आटे के मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों का हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसों जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण में स्थानों पर रेत और कंकड़ चालते हुए भी देखा होगा। तो ये होती है चालन विधि, जिसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, ये देखो ये चालन विधि के माध्यम से ही है यह व्यक्ति है जो बजरी और कंकड़ों को अलग कर रहा है। चालन द्वारा विधि पत्थरों को अलग करता है, अर्थात इसके अंदर चाल करके पदार्थों को अलग किया जाता है। आगे बात करते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। क्या होता है अवसादन, क्या होता है निस्तारण। निस्तारण का मतलब होता है निथारना, ये द्रवों के अंदर। निस्यंदन कौन सी चीजें नीचे बैठ जाती है उनके ऊपर। तो बात करते हैं कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल और दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं। प्राय आप पकाने से पहले चावल दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल और दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी, धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती से थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो धूल ही डूबती है दोस्तों। इन विधि को समझने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तले में बैठ जाने के इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अवसादन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी हमारे पास मिश्रण है जिसके अंदर हमारे पास ठोस है और कुछ द्रव के अंदर मिलने वाली वस्तुएं, तो जो मिश्रण में जल के भारी अवयव हैं जो नीचे तले के अंदर जो बैठ जाते हैं और फिर हम उनको अलग कर लेते हैं, तो इस विधि को अवसादन विधि कहते हैं। अव प्लस साधन, साधन का मतलब होता है दोस्तों नीचे बैठना, इसे अवसादन विधि कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम गाँव में
निथारना बोलते हैं। तो कंक्रीट क्या होते हैं, उस पात्र के अंदर नीचे बैठ जाते हैं, पात्र के अंदर नीचे बैठ गए कंक्रीट, तो इनको और इतना इसके अंदर जल भरा हुआ है, तो इन जल को उलेटने की जो प्रक्रिया है यह कहलाती है निस्तारण। मिट्टी सहित उलने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, निस्तारण कहते हैं। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवशोधन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के में भी उपयोग होता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो पृथक पृथक परतों पर बट जाते हैं। इसके बाद तो अवयव ऊपरी परत बनाता है जिसे निस्तारण द्वारा पृथक किया जा सकता है। आइए फिर से ठोस द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। चाय को तैयार करने के बाद चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए आप क्या करते हैं, निस्तारण विधि को अपनाएं, इसके द्वारा कुछ सहायता भी होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, चाय की सारी पत्तियां छनी रह जाती, इस विधि को निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहा जाता है। निस्यंदन का मतलब होता है दोस्तों फिल्ट्रेशन करना, किसी बारीक ठोस और द्रव वस्तुओं को है जो कुछ फिल्टरों के द्वारा छानने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन निस्यंदन कहते हैं। फिल्ट्रेशन निस्यंदन। अब सोचिए जरा, चाय की पत्तियों को पृथक करने में निस्यंदन में कौन सी विधि अच्छी होगी, तो निस्यंदन ही होगी। दोस्तों इस प्रकार से आगे बात करते हैं हम, ये क्रियाकलाप था। इसके बाद बात करते हैं हम फिल्टर से किस प्रकार से अशुद्धियों को अलग करते हैं। यदि जल अब भी पंखिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं जिसमें छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्टर के अंदर अत्यंत सूक्ष्म क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इनके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं और ये है जो अशुद्धियां ऊपर ही रह जाती है। तो ये है दोस्तों ये फिल्टर पत्र जो शंकु आकार का है, इसके अंदर हमें जो अशुद्धि वाले जल को छान रहे हैं तो शुद्ध जल नीचे आ जाता है और अशुद्धियां हैं जो इसके अंदर ही रह जाती है। आगे बात करते हैं हम दूसरी विधि के ऊपर जिसका नाम होता है वाष्पन, वेस्प्रेशन। वाष्पन का मतलब होता है कि हम किसी जैसे अशुद्धि वाले द्रव होते हैं तो उसको ताप दे करके वाष्प बना करके शुद्ध जल को प्राप्त कर लेते हैं और अशुद्धियां जो उसी बर्तन के अंदर रह जाती है, तो यह प्रक्रिया वाष्पन होती है। वाष्पन विधि के अंदर बात कर रहे थे दोस्तों, वाष्पन विधि। जी हाँ दोस्तों, क्रियाकलाप 6, क्रियाकलाप 6 के अंदर एक बीकर है, उसके अंदर जल डाल करके उसको गर्म करें, वाष्प बना रहे। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती है। जहां पर जल होता है वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहती। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्री जल के बड़े बड़े उथले हुए गड्ढों में भरकर थोड़ा छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल लगता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमक को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कि जो स्थल होते हैं वहां पर है जो बड़ी बड़ी क्यारियां बना ली जाती। इन क्यारियों के अंदर समुद्र के जल को ला करके क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो समुद्र के जल को ला करके भरते हैं तो उसके अंदर कुछ NaCl के लवण होते हैं और जल होता है। तो जल तो वाष्पन विधि के द्वारा उड़ जाता है और उसके अंदर है जो NaCl बच जाता है और फिर उसको है जो शोधन विधियों के द्वारा नमक प्राप्त कर लेते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, कभी कभी हम एक से अधिक विधियों का भी उपयोग करते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी विधियों में हम एक से अधिक विधियों का भी उपयोग करते हैं। एक धातु की प्लेट लीजिए, उस पर कुछ बर्फ के
बर्फ रखी प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए। दर्शाए आप क्या देखते हैं? केतली के सारे भाप को बदल देंगे। जी हाँ। जब आप बर्तन से ठंडी और की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघन द्वारा भाप बनता है। जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। दोस्तों, संघनन किसे कहते हैं? कि जैसे हमने हज जल के अंदर क्या दिया? ताप दिया। ताप देने से वह वाष्प बन गया और उस वाष्प को ठंडा कर करके हम जल के अंदर जो परिवर्तित कर लेते हैं वह विधि क्या कहलाती है? संघनन कहलाती, कंडेंसेशन कहलाती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट के ऊपर संघनित जल की बूंदें ही वाष्पन होती हैं? क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकता है? तो इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकता है? तो इसके ऊपर हमने अध्याय 4 के अंदर बात की थी, विलय और विलियन। विलय कम मात्रा के अंदर होता है और विलियन है जो बड़ी मात्रा के अंदर होता है। तो जल, इसके लिए एक क्रियाकलाप, ये दोनों क्रियाकलाप दोस्तों आप इन क्रियाकलापों को देख लेना। नमक के घोल के अंदर है जो हमने जल डाल दिया है और उसको हमने घोल लिया है। क्रियाकलाप 10 भी कुछ इसी प्रकार का है दोस्तों। तो इनको आप देख लेना। इनके अंदर हम दो चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। जी हाँ दोस्तों, तो संतृप्त विलयन कौन से होते हैं और असंतृप्त विलयन कौन से होते हैं? तो क्रियाकलाप 8 के अंदर बात करते हैं हम संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, जी हाँ दोस्तों, संतृप्त विलयन के अंदर ऐसे विलयन आते हैं जिसके अंदर समान अवस्था के विलयन को घोला जाता है, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। इसलिए दोस्तों ये हो गया संतृप्त विलयन जिसके अंदर समान विलयों को घोला जाता है। यहाँ एक संकेत है कि बताता है कि उस पर संभवतः क्या गलत हुआ है। संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या होता है? यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों असंतृप्त विलयन की। हमने सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। सॉरी दोस्तों, पहले थोड़ा, अब बात कर रहे हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के अंदर क्या होता है कि जैसे नमक, पानी के अंदर हम नमक घोलते जाते हैं, एक ऐसी स्थिति में आता है जिसके अंदर कि अब नमक उसके अंदर पानी के अंदर नहीं घुलता है, तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। मैंने इसके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ही लिए हैं दोस्तों। प्रमुख शब्द मंथन, किसी चीज का मंथन करना, मथना, उसको मंथन बोलते हैं। संघनन, वाष्प से द्रव के अंदर परिवर्तित करना, संघनन। निस्तारण, किसी चीज को निथारना, निस्तारण कहलाता है। वाष्पन, किसी चीज को ताप दे करके वाष्प में बदला जाता है, वाष्पन। निश्चेंदन, किसी चीज को फिल्ट्रेशन करना, अर्थात किसी चीज को छोटे छोटे छिद्रों वाले पेपरों से छानना, निश्चेंदन कहलाता है। हस्तचयन, हाथ से चयन करने की प्रक्रिया को हस्तचयन कहते हैं। संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसके अंदर और अधिक विलय की मात्रा नहीं घोल सकते, संतृप्त विलयन कहलाता है। अवसादन, वह विधि जिसके अंदर अशुद्धिकरण नीचे बैठ जाते हैं और उनको अलग कर लेते हैं, अवसादन विधि। चालन विधि, चालने की प्रक्रिया होती है, छोटे छोटे जो चालने होते हैं उनको माध्यम से चालन विधि के द्वारा, इस प्रकार की विधि चालन विधि। विलयन होता है जिसके अंदर विलय प्लस विलाय के घोल को विलयन कहते हैं। थ्रेसिंग, कोट करके किसान जो चीजों को दानियों से अलग करते हैं, गेहूं की बालियों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है।
निष्पावन कंक्रीट या अशुद्धियों के कणों को है जो पवन के माध्यम से है जो अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। सारांश हस्त चयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रण से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की आमा में अंतर होने उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं का द्वारा पृथक्करण किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोसों को पृथक करने में किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं होती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले अभ्यास प्रश्नों के ऊपर। अभ्यास के प्रश्न, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की क्यों आवश्यकता है? दो उदाहरण दो। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसलिए बात करते हैं ताकि हम अशुद्धियां न खाएं, अशुद्धियों को अलग कर लें, शुद्ध शुद्ध पदार्थों का हम उपयोग करें। इसके लिए निष्पावन होती है, निस्यंदन होती है। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? अर्थात ऐसी अशुद्धियां जिनको पवन के द्वारा अलग किया जाता है। पवन के माध्यम से, हवा के झोंकों के माध्यम से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। ये कहाँ उपयोग किया जाता है? अधिकतर किसान इसका उपयोग करते हैं भूसे अलग करने के अंदर। पकाने से पहले दालों को किस नमूने से भूसे या धूल के कण कैसे पृथक करते हैं? तो पकाने से पहले हम दालों को है तो थ्रेसिंग के द्वारा भी अलग करते हैं और हस्तचयन के द्वारा भी अलग करते हैं। चालन, छालन से क्या अभिप्राय है? छालन का मतलब होता है किसी चीज को छालने से होता है। छोटे छोटे चालनों के माध्यम से उन चीजों को छालना ही। ये कहाँ उपयोग होते हैं? ये खेतों के अंदर उपयोग भी होता है और घर के अंदर चाय कॉफी को छानने में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक कर सकते हैं? पृथक करने के लिए हम इनको या तो चार लेते हैं, निस्यंदन कर लेते हैं, अवसादन कर लेते हैं। इन विधियों के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करेंगे? आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है। जी हाँ दोस्तों, यदि ये सूखे रूप में होंगे तो हम इनको छाल करके अलग कर लेंगे। जी हाँ। पंकिल जल के किस नमूने से आप शुद्ध जल कैसे प्राप्त करेंगे? इसको ताप दे करके वाष्प बना करके वाष्प को संघनन विधि के माध्यम से ठंडा करके इसको अलग कर लेंगे। इस प्रकार से शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलने तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया फिल्ट्रेशन, निस्यंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक वाष्पन विधि के द्वारा। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वजल जल को ऊपर से पृथक कर लेते। इस उपयोग होने वाली विधि को कहते हैं निस्तारण। इस विधि को क्या कहते हैं? निस्तारण। सत्य और असत्य की बात करते हैं। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। गलत बात है, नहीं कर सकते। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। गलत बात। चाय की पत्तियों की चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा जी हाँ कर सकते हैं। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। गलत बात है। जल में चीनी तथा नींबू के रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी के घोल से आप कैसे पृथक करेंगे? तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको उबालेंगे, वाष्प बना लेंगे, चीनी उसके अंदर रह जाएगी। इस प्रकार से भी हम उसको अलग कर सकते हैं। शिकंजी को छान करके शिकंजी वाले पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से है जो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। अवलोकन के लिए हम निष्पादन करने वाले गुस्ताव कॉर्बेट की एक पेंटिंग है जो 1853 में मूसी डे बियर्स आर्टर्स नानते फ्रांस के सोंजन से ये प्राप्त हुई थी। दोस्तों इस प्रकार से आपका ये चैप्टर था पदार्थों का पृथक्करण। इसके ऊपर हमने इसकी विधियों के ऊपर मोटी मोटी चर्चा की है दोस्तों, क्योंकि इस विधियों को और इस चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ते तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने दोस्तों इसके अंदर
इन मेन चीजों को ही है जो लिया है। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।